वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे एम्स नोट सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में अपना मेन उद्देश्य ये रखा गया है कि न केवल हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक देखने वाले हैं जिन्हें नोट सेट हर बार कवर करता है। हमें क्वेश्चन के साथ ये भी देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और किस टाइप का क्वेश्चन है। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू रिलीव चोकिंग। इनमें से कौन सा प्रोसीजर है जो अगर चोकिंग हो जाए तो उसको रिलीव कराने में काम करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास लियोपार्ड मैन्यूवर, ऑप्शन बी है हेमलिक मैन्यूवर, ऑप्शन सी है क्रीड मैन्यूवर्स, ऑप्शन डी है गोवर्स मैन्यूवर। तो जो अपने ऑप्शन हैं उनमें से हम देखें, ऑप्शन ए है लियोपार्ड मैन्यूवर। सबसे पहले अपन लियोपार्ड मैन्यूवर के बारे में देखते हैं। लियोपार्ड मैन्यूवर होता क्या है। इसमें जो लियोपार्ड मैन्यूवर है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ग्रिप्स से रिलेटेड है, ओबीजी का टॉपिक है और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लियोपार्ड मैन्यूवर लियोपार्ड मैन्यूवर हम लियोपार्ड मैन्यूवर की बात करें तो ये फीटल पार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज लिया जाता है। इसका यूज है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करिए कब परफॉर्म किया जाता है तो ये गेस्टेशनल एज की 28 वीक पे, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, 28 वीक पे ये परफॉर्म किया जाता है। बात करें अगर इसमें आपसे पूछे कि लियोपार्ड मैन्यूवर में मदर की पोजीशन क्या होती है, मैटरनल पोजीशन। अगर आपसे मैटरनल पोजीशन पूछे तो आपको बताना है डोर्सल रिकमेंडेंट, रिकमेंडेंट पोजीशन होती है मदर की। और इसमें जो आपको और बातें ध्यान रखनी है वो है जब भी लियोपार्ड परफॉर्म करे तो ब्लेडर एम्प्टी होना चाहिए, ब्लेडर शुड बी एम्प्टी। अगर आपसे पूछे लियोपार्ड मैन्यूवर कितने टाइप के होते हैं, कितनी ग्रिप्स होती है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है 4 ग्रिप्स होती है जिन्हें हम LP1, LP2, LP3 और LP4 के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ लियोपार्ड मैन्यूवर के बारे में देखा। 4 ग्रिप्स होती है LP1, LP2, LP3, LP4। ये चारों ही ग्रिप से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें डिटेल वीडियो होगा। मैं आपको बता दूं LP1 को हम जानते हैं फंडल ग्रिप के नाम से, LP2 को हम जानते हैं लेटरल ग्रिप या फिर उसको जानते हैं अम्लाइकल ग्रिप, LP3 की बात करें तो उसे हम जानते हैं पाउलिक ग्रिप या फिर सेकेंड पेल्विक। और बात करें LP4 की
तो LP4 को हम जानते हैं फर्स्ट पेल्विक या फिर ट्रू पेल्विक, ये इनके नाम हुए। और ये एक प्रेग्नेंट लेडी में हम फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं। इसकी कुछ बातें हमने यहाँ डिस्कस की। जो डिटेल वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने पहले देखा लियोपार्ड मैन्यूवर, जो कि चोकिंग को रिलीव करने में काम नहीं आता है। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन है हेमलिक मैन्यूवर। तो अब हम बात करते हैं हेमलिक मैन्यूवर के बारे में। हेमलिक मैन्यूवर, इसकी अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार की चोकिंग हो जाए और अगर ब्लॉकेज हो तो उसको डिसलॉक करने में हेल्प होता है। यूज टू रिलीव चोकिंग। जो अपना क्वेश्चन था चोकिंग के लिए कौन सा मैन्यूवर हेल्प होता है, तो वह है हेमलिक मैन्यूवर। अब आपको जानना होगा कि हेमलिक मैन्यूवर परफॉर्म कैसे करते हैं। थोड़ा हम इसके बारे में देखें तो हेमलिक मैन्यूवर परफॉर्म करने के लिए जो भी विक्टिम है जिसमें भी चोकिंग का कंडीशन हुई है उसको स्टैंड करना है। स्टैंड मतलब जो भी विक्टिम है उसको खड़ा करके और आपको उसके पीछे खड़ा होना है। स्टैंड बिहाइंड विक्टिम, आपको विक्टिम के पीछे खड़ा होना है। उसके बाद में आपको आपकी आर्म प्लेस करनी है। प्लेस आर्म अराउंड वेस्ट, विक्टिम के वेस्ट पे आपकी आर्म को प्लेस करना है। उसके बाद में मैक पिस्ट, आपको मुट्ठी बनानी है। मैक पिस्ट इन बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्लाइकस। अम्लाइकस और जिफॉइड के बीच में आपको एक पिस्ट बनानी है। उसके बाद में आपको डिलीवर करने हैं। डिलीवर 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। डिलीवर 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट, ये इसका प्रोसीजर होता है। स्टैंड होना है बिहाइंड विक्टिम के, आपके आर्म को प्लेस करना है उसके वेस्ट में। उसके बाद में एक पिस्ट बनानी है और आपको पिस्ट बनानी है बिटवीन जिफॉइड एंड अम्लाइकस। उसके जो आपने पिस्ट बनाई है उससे थ्रस्ट देना है जिफॉइड और अम्लाइकस के बीच में, इनवर्ड और अपवर्ड। अगर बात करें हम ओबेस पेशेंट की तो उसमें हम चेस्ट थ्रस्ट करते हैं। और इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट करते हैं। मतलब वही विक्टिम को अपने हाथ पर उल्टा रखना है। उसके बाद में उसके 5 बैक स्लैप देने हैं बिटवीन शोल्डर ब्लेड, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 स्लैप देने हैं। और फिर उसको टर्न करना है पेशेंट को सीधा और उसके बाद में उसको 5 चेस्ट थ्रस्ट देने हैं बाय 2 फिंगर। इन्फेंट की बात करें तो हमने इन्फेंट में देखा कि पेशेंट को, जो इन्फेंट है उसको आपके हाथ के ऊपर उल्टा लेटाना है। उसके बाद में उसको 5 बैक स्लैप देने हैं बिटवीन शोल्डर ब्लेड। और फिर बाद में 5 बैक स्लैप देने के बाद में पेशेंट को टर्न करना है सीधा और 5 चेस्ट थ्रस्ट देने हैं 2 फिंगर की हेल्प से। ऐसा करने से जो भी ब्लॉकेज होगा वो डिसलॉक हो जाएगा और आपके पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। तो जो अपने क्वेश्चन का आंसर था वो होगा ऑप्शन बी, हेमलिक मैन्यूवर। हेमलिक मैन्यूवर चोकिंग को रिलीव करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी, क्रूड मैन्यूवर। तो क्रूड मैन्यूवर में भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है लेकिन वो लोअर एब्डोमेन में किया जाता है।
प्रेशर ऑन लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में प्रेशर दिया जाता है स्पेशली प्यूबिक बोन के ऊपर। इसका मकसद होता है टू एक्सप्रेस आउट यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। किसी भी अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से यूरिन आउट नहीं आ पा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर अनेबल है टू एम्प्टी, तो हमें प्रेशर देकर यूरिन को आउट करवाना होता है। इसे हम क्रेड मैनेवर बोलते हैं। और जो आपका ऑप्शन है डी, वो एक मेडिकल साइन है जो कि इंडिकेट करता है प्रोक्सिमल जो मसल है आपकी, स्पेशली लोअर लेग, लोअर लिम्स की, उनमें वीकनेस को इंडिकेट करता है ग्रोवर मैन्यूवर। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट देखा जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमलिक मैन्यूवर। और आपको इस टॉपिक को ध्यान रखना है, हेमलिक मैन्यूवर और लियोपार्ड मैन्यूवर इन दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों को नोट कर ले और इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन, टोटल पेरेंटल एंड न्यूट्रिशन दिया जा रहा है एक पेशेंट को, क्लाइंट को। द नर्स शुड असेस ए क्लाइंट्स एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द टीपीएन। आपको जो भी क्लाइंट है उसकी एबिलिटी को असेस करना है, मेटाबॉलिज्म की एबिलिटी को असेस करना है एडिक्वेटली बाय मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। इनमें से आप कौन सा साइन देखोगे जिससे आपको ये पता चले कि जो क्लाइंट है वो एडिक्वेटली मेटाबोलाइज कर रहा है। ऑप्शन ए है टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइपरग्लाइसीमिया। तो बात करें ऑप्शन ए टेकिकार्डिया, जो कि इसका आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट नहीं करता है। ऑप्शन सी है एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो ये किडनी में कोई एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट कर रहा है। जो ऑप्शन डी है हाइपरग्लाइसीमिया, तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि पेशेंट मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है, या फिर जो हम टीपीएन दे रहे हैं वो एक्सेसिव है। इन्हीं दो कंडीशन की, या तो इंसुलिन की कमी हो सकती है, इंसुलिन की कमी होने की वजह से पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखी जाती है, और या फिर इंसुलिन है तो फिर हम एक्सेसिव अमाउंट में उसे जो भी टीपीएन दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो ज़्यादा दे रहे हैं। इन दो कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो हमें हाइपरग्लाइसीमिया को असेस करके पेशेंट का मेटाबॉलिज्म असेस कर सकते हैं। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन डी। हाइपरग्लाइसीमिया को देखकर हम पेशेंट क्लाइंट की मेटाबॉलिज्म को असेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच डाइट शुड अवॉइड इन एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज। इनमें से कौन सी डाइट अवॉइड की जाती है एआरएफ में, एक्यूट रीनल फेलियर में कौन सी डाइट को अवॉइड करते हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फैट, एंड ऑप्शन डी है विटामिन। तो इनमें से कौन सी डाइट को हम अवॉइड करते हैं। सबसे पहले हम देखें एक बार एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। इसमें क्या होता है, सडनली लॉस होते हैं रीनल फंक्शन, सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। ड्यू टू रीनल सेल डैमेज। रीनल सेल डैमेज होने के कारण और इस्कीमिया और टॉक्सिसिटी के कारण जो किडनी होती है वो सडनली अपने फंक्शन को बंद कर देती है या फिर लॉस हो जाते हैं।
और जो ARF होता है वो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी लॉस होता है रीनल फंक्शन का, ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। इसके अलावा एक जो इसकी क्रोनिक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसमें प्रोग्रेसिवली लॉस होते हैं रीनल फंक्शन, मतलब लगातार लंबे समय तक धीरे धीरे करके किडनी के फंक्शन लॉस होते जाते हैं और एक परमानेंट रीनल फंक्शन लॉस होते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में। तो जो अपना क्वेश्चन था ARF में कौन सी डाइट बंद करते हैं, तो ARF की कंडीशन में हमने देखा कि जो रीनल फंक्शन है वो कम हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा और उसका जो वेस्ट बनेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, किडनी को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोटीन देने के फिर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज होंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज होंगे तो किडनी का लोड बढ़ेगा। किडनी का लोड बढ़ने की वजह से पहले से किडनी डैमेज है तो और डैमेज प्रॉपर रूप से किडनी जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको आउट नहीं कर पाएगी, और पहले से ही लॉस है तो एडिमा की कंडीशन पहले भी है बॉडी में, और हम ये चाहते हैं कि किडनी को आराम मिले, इसीलिए हम ARF में प्रोटीन डाइट को कम करते हैं ताकि किडनी का लोड कम कर सके। इसीलिए हम जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन बी, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट को कम किया जाता है एक्यूट रीनल फेलियर में फॉर डिक्रीज किडनी लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिस्टिंग ऑफ डार्क ब्लूइश पर्पलिश वॉयलेट कलर ऑफ द वेजाइनल और सर्वाइकल म्यूकोसा एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द एरिया इज नोन एज। ए साइन ऑफ एक प्रेगनेंसी का साइन है जिसमें डार्क ब्लूइश और पर्पल वॉयलेट कलर का हो जाता है वेजाइना और सर्विक्स ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द एरिया, मतलब इस एरिया की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से यहाँ वेजाइना और सर्विक्स ब्लूइश पर्पलिश वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा साइन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चैडविक, ऑप्शन बी है ओशिएंडर, ऑप्शन सी है हेगार, ऑप्शन डी है गुडेल। अब हम एक एक करके इन सभी साइन को देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है चैडविक। चैडविक साइन की बात करें अपन तो ये 8 वीक पे देखने को मिलता है गेस्टेशनल एज पे। इसमें होता क्या है, डिस्कलेशन ऑफ जेनिटलिया देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन ऑफ जेनिटलिया ड्यू टू वेस्कुलर कंजेक्शन, मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से। अब हम यहाँ देखें जेनिटलिया का मतलब वेजाइना, सर्विक्स और वल्वा, इन तीनों का ही इनका कलर डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। और आपसे अगर डिस्कलरेशन के बारे में पूछे तो डिस्कलरेशन में आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपके पास ऑप्शन में आ सकता है ब्लूइश, या आपके सामने आ सकता है डार्क ब्लू, और यह आ सकता है पर्पल वॉयलेट। ये डिस्कलरेशन होता है जेनिटलिया में ड्यू टू वेस्कुलर कंजेक्शन, मतलब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स का कलर जो होता है वो ब्लूइश, डस्की ब्लू या पर्पल वॉयलेट कलर का दिखाई देता है, जिसे हम चैडविक साइन कहते हैं। और चैडविक को एक और नाम से जानते हैं जो कि है 8 वीक पे देखने को मिलता है गेस्टेशनल एज पे। इसमें होता क्या है, डिस्कलेशन ऑफ जेनिटलिया ड्यू टू वेस्कुलर कंजेक्शन, मतलब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स का कलर जो होता है वो ब्लूइश, डस्की ब्लू या पर्पल वॉयलेट कलर का दिखाई देता है, जिसे हम चैडविक साइन कहते हैं। और चैडविक को एक और नाम से जानते हैं
जेक्यूमरसाइन, जेक्यूमरसाइन। तो या चेडविक साइन पूछे या जेक्यूमरसाइन पूछे तो इसमें जेनेटिलिया कलर डिस्कलरेशन होता है, वो कि जो ब्लूइश डस्की ब्लू या फिर पर्पल वॉयलेट देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन जो था आपका, नेक्स्ट ऑप्शन था ओशियंडर साइन। हम देखिए ओशियंडर साइन के बारे में। तो जो ओशियंडर साइन होता है, ओशियंडर साइन, ओशियंडर साइन भी 8 वीक पे देखने को मिलता है और इसमें इसके करेक्टर होता है फीलिंग ऑफ पल्सेशन इनटू लेटरल फोर्निक्स। जो लेटरल फोर्निक्स होता है सर्विक्स का, वहाँ पल्सेशन फील होता है 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, उसे हम ओशियंडर साइन के नाम से जानते हैं। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था वो था हेगार साइन। हेगार साइन, हेगार साइन 6 to 10 वीक पे देखने को मिलता है और ये इसमें देखने को मिलता है सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस। मतलब जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसकी सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है और एक इंडिकेट करता है नॉर्मल इम्प्लांटेशन को। जो हेगार साइन होता है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट नॉर्मल इम्प्लांटेशन। नॉर्मल इम्प्लांटेशन को इंडिकेट करता है हेगार साइन। और जो आपका लास्ट ऑप्शन था वो है गुडेल साइन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी साइन अपन पढ़ रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गुडेल साइन, गुडेल साइन में क्या होता है, ये अर्लीस्ट साइन है जो कि 6 वीक पे देखने को मिलता है और इसमें देखने को मिलता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, टू इंक्रीज म्यूकस के प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट फील होता है, जिसे हम गुडेल साइन कहते हैं। तो हमने सारे साइन देखे और ये सभी साइन प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइनों में गिने जाते हैं। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चले वापस। हमने सारे साइन को डिस्कस किया और ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं उनमें किसी ना किसी ईयर में आपके नोट सेट में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए था चेडविक साइन। चेडविक साइन में ही जो कलर होता है वो डार्क पर्पलिश होता है वेजाइना और सर्विक्स का। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेडविक साइन। ऑप्शन ए राइट होगा चेडविक साइन। ओशियंडर साइन की बात की अपन ने, ओशियंडर साइन में फीलिंग ऑफ पल्सेशन एट लेटरल फोनिक्स। और हेगार साइन की बात की तो हेगार साइन मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट देखने को मिलता है। गुडेल साइन की बात की तो गुडेल साइन में सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यू टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये जितने भी साइन है चारों ही, ये चारों ही साइन प्रोबेबल साइन होते हैं प्रेगनेंसी के, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए चेडविक साइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी साइन है ये सभी साइन से किसी ना किसी एक एग्जाम में, किसी ना किसी नोट सेट में हर बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि आपको न केवल क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको जो कंसंट्रेट है वो आपको टॉपिक को करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सेलेक्टेड टॉपिक जो है उन्हीं से नोट सेट क्वेश्चन बनाता है बार बार। तो आपको इन्हीं टॉपिक को कवर करना है लगातार
और इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके नोट सेट में। ए 65-year-old बर्न पेशेंट केम इनटू इमरजेंसी। एक 65 साल का ओल्ड जो पेशेंट है बर्न से, वो इमरजेंसी में आता है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 हिज बर्न टोटल बॉडी सरफेस एरिया। रूल ऑफ 9 के हिसाब से उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न है वो 64% है। देन व्हाट इज द बर्न परसेंटेज ऑफ पेरिनियल एरिया। मतलब इसके अनुसार जो पेरिनियल एरिया का कितना, मतलब पेरिनियल एरिया है वो कितना परसेंटेज बर्न है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 के हिसाब से आपने जेनेटालिया जो पेरिनियल एरिया है उसको कितना परसेंटेज काउंट किया है। ऑप्शन ए है 18%, ऑप्शन बी है 19%, ऑप्शन सी है 2%, ऑप्शन डी है 1%। तो जो अपना क्वेश्चन है वो बर्न से रिलेटेड है, और बर्न में जो क्वेश्चन आया है, वो जो क्वेश्चन पूछा है वो रूल ऑफ 9 से पूछा है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रूल ऑफ 9 के बारे में पता होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं रूल ऑफ 9, जिसे वॉल्क रूल भी बोलते हैं, वॉलेस रूल। इसकी बात करें तो ये कॉमनली जो मोस्ट क्लिनिकली यूज लिया जाता है टू कैलकुलेट बॉडी सरफेस एरिया, बर्न सरफेस एरिया इन एडल्ट। मतलब एडल्ट में जो बर्न हुआ है वो कितना परसेंटेज हुआ है, तो जितना बर्न सरफेस एरिया है उसको काउंट करने में हमारी हेल्प करता है रूल ऑफ 9। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन से पार्ट को कितने परसेंट काउंट करते हैं हम इसमें, और कौन से पार्ट को कितना परसेंटेज। ये एक पेशेंट की बॉडी है, आपको समझाने के हिसाब से बॉडी ये एक पेशेंट है। इसमें अपन बात करें कि कौन सा पार्ट कितना परसेंट को हम काउंट करते हैं। बात करें सबसे पहले हेड और नेक की। अगर हम बात करें हेड एंड नेक की, तो हेड और नेक को हम 9% काउंट करते हैं। जब भी हेड और नेक बर्न होते हैं तो हम उसे 9% कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें थोरैक्स की। थोरैक्स की पार्ट बात करें तो उसे हम 18% कंसीडर करते हैं। अब इसमें आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, एंटीरियर थोरैक्स को 9%, पोस्टीरियर थोरैक्स को 9%। ये आप पे निर्भर करता है। अगर आगे से बर्न है पीछे से नहीं है तो आपको 9% कंसीडर करना है, ना कि पूरा 18, क्योंकि आज फ्रंट और बैक दोनों को मिला के 18% है। इसके बाद में बात करें हम एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन का पार्ट भी है वो 18% कंसीडर करते हैं। मतलब इन फ्रंट एब्डोमेन और बैक साइड से जो ये पार्ट है टोटल 18% कंसीडर करते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट में बैक साइड से बर्न हुआ है, फ्रंट साइड से नहीं, तो आपको पूरा 18 नहीं मानना है, वहाँ पे ओनली 9% कंसीडर करना है। नेक्स्ट अपन बात करें, हमने देखा हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन। बात करें आर्म की। आर्म की बात करें तो आर्म में हम ईच आर्म की बात कर रहे हैं, प्रत्येक आर्म की, दोनों की नहीं। एक आर्म को हम 9% कंसीडर करते हैं। अगर आर्म में भी बात करें तो अपर आर्म और लोअर आर्म, अपर एंड, अपर आर्म को हम 4.5% और लोअर आर्म को 4.5%। मतलब कंप्लीट आर्म को, सिंगल आर्म को हम 9% देते हैं। अगर एक साइड का आर्म बर्न हुई है तो 9%, अगर एक साइड में भी अगर अपर आर्म ही बर्न हुई है तो 4.5% कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें लेग की। ईच लेग को भी हम
18% कंसिडर करते हैं, मतलब एक लेग अगर बर्न होता है तो 18%, अगर दोनों बर्न होते हैं तो 18 + 18। अगर हम लेग में बात करें तो थाई वाले पार्ट तक बर्न हुआ है, घुटने तक तो 9%, और नीचे वाला लेग जो कि नी के नीचे हुआ है तो उसे हम 9%, मतलब टोटल 18% एक लेग के लिए होता है, मतलब ईच लेग 18%। अब जो बाकी अपने पास वो है पेरिनियम। जेनेटेलिया की बात करें तो उसे हम 1% कंसिडर करते हैं। अगर जेनेटेलिया बर्न हुआ है तो हम टोटल परसेंट का 1% मानेंगे उसे। ये बॉडी देखी हमने, इसमें देखिए इन दोनों को मिला के 9%, इसको हम मानते थोरेक्स प्लस एब्डोमेन दोनों की बात करें अपन यहाँ पे तो 18 तो थोरेक्स मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, एब्डोमेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 18, तो हम टोटल ये 36% कंसिडर करते हैं। आर्म की बात करें अपन तो आर्म को हम 9% कंसिडर करते हैं। एक आर्म की बात की यहाँ पे, एक आर्म को 9%, दूसरी को भी 9%। एक लेग की बात करेंगे तो लेग की बात करें तो हम एक सिंगल लेग को 18%, दूसरे लेग को भी 18%, और जेनेटेलिया को बात करें तो 1%। तो ये हमने रूल ऑफ 9 देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो आपको ये ध्यान रखना है रूल ऑफ 9। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलें। अपने क्वेश्चन में था कि पेशेंट 64% बर्न है, आपको उसके पेरिनियल एरिया का बर्न परसेंटेज बताना था। तो हमने रूल ऑफ 9 के हिसाब से देखा तो पेरिनियम एरिया को हम 1% कंसिडर करते हैं बर्न में, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। ऑप्शन डी 1% कंसिडर करेंगे रूल ऑफ 9 के हिसाब से अपन। इम्पोर्टेंट था ये और आपको ध्यान रखना है रूल ऑफ 9, इसको पढ़ के जाना है। आप नोटबुक में नोट कर ले कि बर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक में ऐड कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथेटर साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% श्योर कर लेना ये। वो कैथेटर का अगर आपसे साइज पूछे या फिर लेंथ कैसे भी पूछे, लेकिन कैथेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अपन क्वेश्चन की बात करें, ए बेबी एडमिटेड इन आईसीयू, एक बेबी है जो आईसीयू में एडमिटेड है ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट वाया 4 mm ईटी ट्यूब, जिसके 4 mm की ईटी ट्यूब लगी हुई है। फिश सक्शन कैथेटर साइज यूज्ड इन दिस चिल्ड्रन, इस चिल्ड्रन में हम कितने साइज का सक्शन कैथेटर यूज करेंगे। तो अपन बात करें सक्शन कैथेटर की, इस पेशेंट पे हम बात करेंगे। तो जब भी आपके क्वेश्चन आए तो इसमें आपके ऑप्शन देख ले। पहले ऑप्शन ए है 8 फ्रेंच, ऑप्शन बी है 10 फ्रेंच, ऑप्शन सी है 12 फ्रेंच, ऑप्शन डी है 14 फ्रेंच। सक्शन कैथेटर की साइज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी ट्यूब है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस कर देना है, मतलब 8 - 1 मतलब 7। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी संख्या आती है, जैसे यहाँ 4 × 2 किया तो 8, मतलब 8 से एक छोटी साइज का कैथेटर आपको लेना है, मतलब 8 से छोटा हुआ 6। तो यहाँ अपन ऑप्शन में देखिए तो 6 नंबर का कैथेटर दिया नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन ए को सही मानेंगे, ऑप्शन ए 8 फ्रेंच। लेकिन जो रूल है, जो फॉर्मूला है वो यही है कि आपको जो ट्यूब है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और उस जो संख्या है आपके पास उससे
एक माइनस कर देना है, मतलब जो जो भी आपके साथ संख्या आ रही है, जैसे मान लो किसी के 6 mm की ट्यूब है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, अगर 1 करेंगे तो -1, मतलब यहाँ आता है 11। तो मतलब 11 नंबर का अगर कैथेटर नहीं आता, मतलब हमें तो ये 11 ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जितना भी हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या है उससे एक छोटा नंबर का कैथेटर हमें लेना है। तो इससे 12 से छोटा तो 10 नंबर का कैथेटर ही होगा, तो हमें 10 नंबर का कैथेटर इस पेशेंट में लेना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ और बातें इससे रिलेटेड जो हम कर लेते हैं। बात करना है सक्शन कैथेटर की। अगर आपसे पूछे एडल्ट में कौन सी साइज का सक्शन कैथेटर हम यूज लेते हैं, तो आपको आंसर देना है 12 to 18 फ्रेंच। बात करें चाइल्ड की, चाइल्ड में 8 to 10 फ्रेंच। और बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट में आपको ध्यान रखना है 5 to 8 फ्रेंच। ये सभी आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सक्शन से आपको नोट कर लेना है। सक्शन इम्पोर्टेंट टॉपिक है सक्शन। अब हम बात करें सक्शन प्रेशर की, कौन से पेशेंट में कितना सक्शन प्रेशर लगाना होता है। सबसे पहले बात करें एडल्ट में। एडल्ट में हम सक्शन प्रेशर लगाते हैं 100 to 120। बात करें चाइल्ड में, तो चाइल्ड में हम सक्शन प्रेशर लगाते हैं 80 to 100। और बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट में हम सक्शन प्रेशर लगाते हैं 60 to 80। ये तो हमने की वॉल माउंट सक्शन की बात। और अगर आपसे पूछे पोर्टेबल सक्शन की, तो एडल्ट में 10 to 15, चाइल्ड में आपको ध्यान रखना है 5 to 10, और इन्फेंट में ध्यान रखना है 2 to 5। ये है पोर्टेबल सक्शन की, और ये वॉल माउंटेन की, वॉल माउंट के सक्शन की ये प्रेशर होता है, और पोर्टेबल सक्शन का ये प्रेशर आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बार कलर कोड भी देख के जाना है सक्शन कैथेटर्स का। सभी कैथेटर का लगभग एक ही होता है। एक बार मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आता है ग्रे, उसके बाद में आता है लाइट ग्रीन, उसके बाद में आता है ब्लू, उसके बाद में आता है ब्लैक। और इनके नंबरिंग की बात करें तो जो ग्रे होता है वो 5 फ्रेंच का होता है, लाइट ग्रीन 6 फ्रेंच का, ब्लू 8 फ्रेंच का, ब्लैक 10 फ्रेंच का। इसके बारे में बाद में बात करें, ब्लैक के बाद में आता है वाइट, वाइट के बाद में आता है ग्रीन, ग्रीन के बाद में आता है आपके ऑरेंज। इनकी बात करें हम तो वाइट होता है 12 फ्रेंच का, ग्रीन होता है 14 फ्रेंच का, और ऑरेंज होता है 16 फ्रेंच का। नेक्स्ट अपन बात करें ऑरेंज के बाद में आता है आपके रेड, उसके बाद में आता है येलो, येलो के बाद आता है वॉयलेट, और वॉयलेट के बाद आता है लाइट ब्लू, और लास्ट आता है आपके पिंक। और इनके कैथेटर की साइज की बात करें तो रेड आपके होता है 18 फ्रेंच का, येलो आपके होता है 20, वॉयलेट 22, लाइट ब्लू 24 एंड पिंक 26। तो ये कैथेटर साइज भी और इनका कलर कोड भी आपको देख के जाना है। ये आपका प्रेशर मैंने समझाया, एडल्ट में 100 to 120, चाइल्ड में 80 to 100, इन्फेंट में 60 to 80। ये इनके जो कॉमन हम सक्शन कैथेटर यूज लेते हैं एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में। और ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला समझा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 8 फ्रेंच। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर क्रचेज फ्रॉम द एक्जिला। कोई अगर पेशेंट है जो
क्रचेज यूज ले रहा है, उसमें एक्जिला से क्रचेज की जो पोजीशन होती है वो किस जगह होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 5 to 6 फिंगर बिलो एक्जिला, ऑप्शन बी है सॉरी ऑप्शन ए है 5 to 6 फिंगर बिलो फ्रॉम एक्जिला, ऑप्शन बी है 2 to 3 इंचेस बिलो फ्रॉम एक्जिला, ऑप्शन सी है 2 to 3 फिंगर बिलो फ्रॉम एक्जिला एंड ऑप्शन डी है लेवल ऑफ एक्जिला नो डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन की बात करें अपन तो इसमें जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी 2 to 3 फिंगर बिलो फ्रॉम एक्जिला। जब भी कोई पेशेंट एक्जिला यूज लेता है तो एक्जिला जो होता है उससे क्रच की जो डिस्टेंस होती है वो 2 to 3 फिंगर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एट द लेवल ऑफ एक्जिला रखेंगे तो एक्सिलरी नर्व पे प्रेशर क्रिएट होगा और एक्सिलरी नर्व डैमेज होने का खतरा रहता है। इसीलिए 2 to 3 फिंगर बिलो होना चाहिए एक्जिला से क्रच, ये आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। फिर से आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वन ऑफ द फेवरेट ऑफ नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कितनी ही बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन है ईसीजी चेंजेज इन हाइपोकैलेमिया कंडीशन। हाइपोकैलेमिया कंडीशन में ईसीजी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है एसटी सेगमेंट एसटी एलिवेशन, ऑप्शन बी है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड, ऑप्शन सी है प्रोमिनेंट यू वेव, ऑप्शन डी है टाल टी वेव। तो अपन देखते हैं यहाँ हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब भी पोटेशियम इम्बैलेंस होता है, पोटेशियम ज़्यादा होना मतलब हाइपरकैलेमिया और पोटेशियम कम होना मतलब हाइपोकैलेमिया। तो अपन सबसे पहले भी देखिए हाइपरकैलेमिया के बारे में। हाइपरकैलेमिया के बारे में देखिए मतलब इस पोटेशियम का लेवल 5.1 से ज़्यादा हो चुका है। उस कंडीशन में जो आपकी ईसीजी दिखाई देती है वो दिखाई देती है इस टाइप से। ये आपकी पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ जो पी वेव है वो प्लेट पी वेव दिखाई दे रही है, प्लेट पी वेव। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड दिखाई दे रहा है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड जो नेक्स्ट है टी वेव वो आपको दिखाई दे रही होगी टोल टी वेव, टोल टी वेव। तो ये तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। हाइपरकैलेमिया कंडीशन में पी वेव फ्लैट दिखाई देती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाइड होता है, एंड जो टाल टी वेव होती है वो दिखाई देती है हाइपरकैलेमिया में। हाइपर यानी ज़्यादा, तो आपको हाइपर से ध्यान रखना है, जो टी वेव होगी वो टाल होगी। हाइपर यानी ज़्यादा और जो टी वेव होगी वो भी ज़्यादा बड़ी होगी नॉर्मल कंडीशन से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ अपने हाइपरकैलेमिया कंडीशन का। अब हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की। हाइपोकैलेमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मीन्स जो पोटेशियम का लेवल है वो 3 से बिलो जाने पर हम उसे हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। अब यहाँ आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है, एक तो इन्वर्स कर देना है जो भी हाइपरकैलेमिया था। ये देखने को मिलेगी आपको वेव, मतलब इसमें जो टी वेव होगी हाइपरकैलेमिया में, जो हाइपर एक्टिव टी वेव थी, टाल टी वेव थी, इसमें टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा आपको। हाइपोकैलेमिया में हाइपर यानी कम, तो आपकी जो टी वेव होगी वो भी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। टी वेव इन्वर्जन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें यू वेव डोमिनेंट होती है
तो आपको ध्यान रखना है यू वेव डोमिनेंट। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो इनवर्स टी वेव और यू वेव डोमिनेंट। और हाइपरकेलेमिया में फ्लैट पी वेव, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टाल टी वेव, ये तीनों ही बातें हाइपरकेलेमिया में ध्यान रखनी है। तो ये अपना क्वेश्चन था, उसकी बात करें अब क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे अपने। एसटी एलिवेशन, ऑप्शन बी है वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है प्रोमिनेंट यू वेव, ऑप्शन डी है टाल टी वेव। तो बात करें ऑप्शन डी की, टाल टी वेव आपको हाइपरकेलेमिया में देखने को मिलता है। एसटी एलिवेशन ये आपको नहीं देखने को मिलता हाइपर में। प्रोमिनेंट यू वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड भी आपको हाइपरकेलेमिया में देखने को मिलता है। एंड जो ऑप्शन सी है यू वेव प्रोमिनेंट, ये आपको देखने को मिलती है हाइपोकेलेमिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है एंड इनवर्स टी वेव देखने को मिलती है हाइपोकेलेमिया में। तो ये हमने बात की हाइपोकेलेमिया की, और हाइपरकेलेमिया की जो कंडीशन होती है ईसीजी में वो हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से एक आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीएचएन का क्वेश्चन है, जो कि नॉट सेट 2022 में पूछा गया है पहले भी। क्वेश्चन है आपके सामने, आयरन एंड फोलिक एसिड डोज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयरन एंड फोलिक एसिड की क्या डोज होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने 60 mg आयरन एंड 0.4 mg फोलिक एसिड। ऑप्शन बी है 30 mg आयरन एंड 0.4 mg फोलिक एसिड। ऑप्शन सी है आपके सामने 100 mg आयरन एंड 0.3 mg फोलिक एसिड। एंड ऑप्शन डी है 60 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। तो जो एनीमिया मुक्त भारत के तहत प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन एंड फोलिक एसिड दिया जाता है, उसकी अपन बात करते हैं यहाँ पे। एनीमिया मुक्त भारत, इसी के तहत आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको 60 mg तो आयरन दिया जाता है एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दिया जाता है, और इनकी डोज होती है डेली, दोनों ही डेली दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि आयरन का कलर कौन सा होता है इसमें, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। आयरन की टेबलेट का कलर होता है, आयरन की टेबलेट का कलर होता है रेड। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन की टेबलेट दी जाती है उसका कलर होता है रेड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे लैक्टेटिंग वुमेन के बारे में पूछे तो इसमें भी यही ध्यान रखना है आपको। और अगर आपसे पूछे कि 20 से 24 साल की कोई महिला है उसमें, तो उसमें भी यही डाटा आपको याद रखना है। तो ये तीनों ही कंडीशन में, लैक्टेटिंग या फिर 20 to 24 ईयर्स की कोई फीमेल है उसमें, और प्रेग्नेंट वुमेन में आपको यही डाटा याद रखना है। यही एनीमिया मुक्त भारत के तहत दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन होगा अपना, उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 60 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दी जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिशियन ऑर्डर द रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब फॉर ए पेशेंट, द नर्स फॉलोज द ऑर्डर एंड रिमूव इट। फिजिशियन ने ऑर्डर किया एनजी ट्यूब रिमूव करने के लिए, एंड द नर्स फॉलो द ऑर्डर एंड रिमूव इट। नर्स ने ऑर्डर को फॉलो किया और ट्यूब को निकाल दिया। इसके बाद में है, सी नोज दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड इन। सी नोज दैट, वो जानती है कि एनजी ट्यूब को निकालने के बाद में उसे डिस्कार्ड
कहाँ करना है। ऑप्शन ए है आपके सामने येलो बीन, ऑप्शन बी है आपके सामने रेड बीन, ऑप्शन सी है ब्लू बीन एंड ऑप्शन डी है ब्लैक बीन। तो अगर आपने BMW पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि जितने भी रबर के आर्टिकल होते हैं वो रेड बीन में ही डिस्कार्ड किए जाते हैं। रबर आइटम्स, जो अपनी एनजी ट्यूब है वो भी एक रबर की बनी होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एनजी ट्यूब को डिस्कार्ड करना है वो रेड बीन में करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन बी रेड बीन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो येलो बॉक्स होता है येलो में आपको डिस्कार्ड करना होता है एक तो वुमेन एनाटॉमिकल वेस्ट, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, कोई वैक्सीन हुई है, सैंपल हुई है, ये सभी भी सैंपल को भी इसमें डालना है। और आपको ध्यान रखना है जो डिस्कार्डेड मेडिसिन है, डिस्कार्डेड मेडिसिन एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन को नहीं डालना है। कोई सोइल्ड मेडिसिन, सोइल्ड आइटम हुआ, ब्लड बैग हुआ, कॉटन, प्लास्टर, इन सभी को भी येलो में ही डालना होता है। इसके अलावा बात करें अपन तो केमिकल जो वेस्ट होते हैं उसको भी इसी में डालते हैं, केमिकल वेस्ट। तो ये हमने देखा येलो के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल, सैंपल्स, डिस्कार्डेड मेडिसिन, सोइल्ड आइटम्स और केमिकल वेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करें रेड बीन की। रेड बीन की बात करें तो रेड बीन में आपके डाला जाता है रेड बीन। रेड बीन में आपको ध्यान रखना है जो रिफ्यूजल वेस्ट होते हैं, रबर आइटम होते हैं, रबर आइटम जितने भी रबर आइटम हैं उन सभी को रेड बीन में, जैसे यूरो बैग, आईवी बोतल, सिरिंज, सिरिंज को विदाउट नीडल डालना होता है, सक्शन कैथेटर हो गया, गुडेल्स एयरवे हो गया, इन सभी को आपको रेड में डालना होता है। बात करें ब्लू बीन की तो ब्लू बीन में आपको डालना होता है ग्लास शार्प्स, जो ग्लास के शार्प आइटम्स होते हैं उनको आपको ब्लू में डालना होता है। ग्लास शार्प को ब्लू में डालते हैं। वाइट बॉक्स की बात करें तो वाइट बॉक्स में आपको नीडल, वायर्स, ब्लेड और सूचर नीडल, इन सभी को, मेटल जो शार्प होते हैं उनको वाइट में डालना है। वाइट बीन में आपको डालना है मेटल शार्प को, जो नुकीली चीज़ होती है मेटल की उन्हें डालना है वाइट में। जो ग्लास की नुकीली चीज़ होती है उन्हें आपको ब्लू में डालना है, और रेड में रबर की वेस्ट, और जो आपने देखा यहाँ येलो में एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन, सोइल्ड आइटम्स और केमिकल वेस्ट, इन सभी को हम डालते हैं येलो में। तो हमने इस छोटे से सेशन को कंप्लीट किया है, और जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। उन टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, और क्वेश्चन के पैटर्न के साथ आपको वो जो टॉपिक है उसको देखना है कि कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।